गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम अब नेक्स्ट चैप्टर 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई रिवाइज करेंगे आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि किस वैल्यू पे आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। आपने ये तो समझ लिया कि जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, टाइम ऑफ सप्लाई कब चार्ज किया जाता है। अब इसमें आपको वैल्यू निकालना सीखना है कि किस वैल्यू पे आपको जीएसटी देना होता है। वैल्यू निकालते समय कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी, कौन सी चीज़ें ऐड नहीं होंगी, वो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। एज जीएसटी इज एन एड वैलोरम लेवी। एड वैलोरम ड्यूटी बोले हैं, एड वैलोरम लेवी मतलब जो फिक्स रेट से किसी चीज़ पे कोई ड्यूटी या टैक्स चार्ज होता है उसे आप एड वैलोरम लेवी बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। डेट इज इट इज़ डिवाइड एज ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। आप फिक्स परसेंटेज 18%, 10%, 12% ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ। इट बिकम इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू अराइव एट द वैल्यू ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड। आपको पता होना चाहिए कि किस वैल्यू पे टैक्स आपको देना होगा। प्रोविजन रिलेटिंग टू वैल्यू ऑफ सप्लाई सेट आउट द मैकेनिज्म टू कंप्यूट द सच वैल्यू बेसिस ऑन विच सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, इंटरेस्ट रेट सप्लाई और आईजीएसटी, इंटरेस्ट रेट सप्लाई शुड बी पेड। कुछ मैकेनिज्म बनाए गए हैं, कुछ तरीके बनाए गए हैं, कुछ फॉर्मूलेज बनाए गए हैं जिनके बेसिस पे आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और आपको पता चलता है कि किस वैल्यू पे आपको जीएसटी देना होगा। सेक्शन 15 जो है ये बोलता है कि जो जीएसटी है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगेगा। ये सेक्शन 15 ही बताता है कि कौन कौन सी वैल्यू ऐड करी जाएगी गुड्स की और सर्विसेज की वैल्यूएशन निकालते समय और कौन सी वैल्यूज को हटा दिया जाएगा। सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक सप्लीमेंटेड विद सीजीएसटी रूल गिवन अंडर चैप्टर 4 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू प्रिस्क्राइब द प्रोविजन बताता है ये फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कि आप किसी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देयर आर कॉमन प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दोनों के लिए सेम ही प्रोविजन है कि कैसे गुड्स की और सर्विसेज की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 यानी सेक्शन 15 का सबसेक्शन 1 कहता है प्रोवाइड द मैकेनिज्म। ये वो तरीका बताता है फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज मेड, जो आपने करी अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए, यानी आप जिस आदमी को बेच रहे हैं वो आपका अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए। जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी वो उसमें फॉल नहीं करना चाहिए, यानी वो अनजान आदमी होना चाहिए। एंड व्हेन प्राइस एंड ओनली द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। सोल कंसिडरेशन होना चाहिए प्राइस। सोल कंसिडरेशन का मतलब जैसे मैं ये पेन बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर हूँ, मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो इस पेन को बनाने में पहले सारा खर्चा मैं करूँगा ना, प्लास्टिक मैं लेके आऊँगा, इंक मैं लेके आऊँगा, डिज़ाइनिंग मैं करूँगा, एक्सेट्रा। आप केवल मुझे पैसे देंगे, बायर केवल पैसे देगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस सर्विस को देने में पहले जो भी खर्चा होगा वो मैन्युफैक्चर या सप्लायर को बियर करना होगा, राइट। तो तब कहा जाता है प्राइस सोल कंसिडरेशन है। पर मान लो सर बायर अपने पास से कोई रॉ मटेरियल दे दे, मान लो लेबर आप दे दो, सामान मेरा होगा, या सामान आप दोगे लेबर मेरी होगी, तो फिर कैसे होगी कैलकुलेशन, वो आप सीए फाइनल में आएंगे। जब फाइनल में आएंगे तब आप पढ़ेंगे। अभी तो हम उन्हीं कंडीशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके इंटरमीडिएट में कि जब प्राइस सोल कंसिडरेशन होती है। सोल कंसिडरेशन मतलब बायर अपने पास से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देगा, यानी ना वो लेबर देगा, ना कोई मटेरियल देगा, कोई हेल्प करेगा। बायर केवल पैसे देगा आपके प्रोडक्ट को और सर्विस को मैन्युफैक्चर करने पर, देने पे। तो सेक्शन 15 ये बोलता है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 की जो जीएसटी हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगेगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस वैल्यू पे आप गुड्स बेच रहे हैं, सपोज ये पेन मैं आपको 10 रुपये में बेच रहा हूँ तो 10 रुपये ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। पर दो कंडीशन साथ में पूरी करनी होगी। एक तो अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए, आप जिसे बेच रहे हैं वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, और प्राइस हमेशा सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। अनरिलेटेड पर्सन कौन होगा, आपने पढ़ चुके हैं रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन की। अगर एम्प्लॉय का रिलेशन है, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर किसी ने आपकी कंपनी के 25% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं, या बायर सेलर मिलकर किसी थर्ड पार्टी को कंट्रोल करते हैं, कोई थर्ड पार्टी बायर सेलर को कंट्रोल करती है, या आप सेम फैमिली के मेंबर हैं, या सोल एजेंट हैं, सोल कंसेशनरी हैं, जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पिछले चैप्टर्स में आई थी, आप पढ़ चुके हैं। तो अगर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करेंगे तब तो फाइनल में पढ़ेंगे आप कि तब कैसे होता है वैल्यूएशन। और प्राइस सोल कंसेशन होनी चाहिए। सोल कंसेशन का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब बायर अपने पास से कुछ नहीं देगा, बायर केवल पैसे देगा आपके फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस को लेने पे, पहले आपको उस सर्विस को देने में और प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा है पहले आपको बियर करना होगा, बायर केवल बाद में पैसे देगा। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, जीएसटी हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगेगा, यानी जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन किया अपने बायर के साथ में। पर दो कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए, एक तो बायर अनरिलेटेड पार्टी होना चाहिए, प्राइस हमेशा सोल कंसिडरेशन होना चाहिए।
Transaction value section 15 subsection 1, when a transaction supply of goods or service or both is made between two person की definition में आप पढ़ चुके हैं कौन होता है, who are not related to each other, जो related नहीं होते हैं, and price is the sole concession, price sole concession होनी चाहिए, the value of supply is the transaction value, तो transaction value को ही value of supply माना जाएगा, यानी आप GST transaction value पे ही देंगे, यानी दो कंडीशन पूरी होने पे जिस वैल्यू पे आपने प्रोडक्ट बेचा है, जिस वैल्यू पे आपने सर्विस दी है, उसी वैल्यू पे आपको GST देना होगा, उसी को हम ट्रांजेक्शन वैल्यू बोलते हैं। एक तो बायर और सप्लायर अनरिलेटेड पार्टी होनी चाहिए, वो आपका रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्राइस सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए, यानी बायर ने अपने पास से कुछ नहीं दिया हो, पहले आपने उस प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को देने में पहले सारा खर्चा सप्लायर ने किया हो, तो जो वैल्यू आएगी उसे ट्रांजेक्शन वैल्यू बोलेंगे, उसी वैल्यू पे GST आपको देना होता है। इसमें लिखा हो जैसे एग्जांपल है, होलसेल प्राइस ऑफ 1 मेट्रिक टन सीमेंट का सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस 7000 प्राइस है। प्राइस ऑफ 1 मेट्रिक टन सीमेंट सोल्ड बाय एक्स टू अनरेटेड कस्टमर वाई, वो आपको केवल 6700 में ही बेच रहा है, तो यहाँ ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है 6700, तो 6700 पर ही GST यहाँ पे चार्ज होगा। विच इज़ द प्राइस एक्चुअली पेड, या तो दे दिए होंगे बायर ने पैसे और पेबल बाद में उधार भी हो सकता है, एंड नॉट द होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस पे नहीं लगेगा, जिस वैल्यू पे आप ट्रांजेक्शन करें उसी वैल्यू पे आपको GST देना होगा। बस दो कंडीशन पूरी करनी है, बायर अनरिलेटेड होना चाहिए और प्राइस हमेशा सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल ऑर्डिनरी बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू, हमेशा ट्रांजेक्शन वैल्यू ही दी जाएगी जिस वैल्यू पे आपने ट्रांजेक्शन किया है कस्टमर के साथ। विच इज़ द प्राइस पेड, या तो दे चुका है कस्टमर पैसा और पेबल, या देगा, उधार भी बेच सकते हैं आप। व्हेन द पार्टीज आर नॉट रिलेटेड, पार्टी रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, एंड द प्राइस इज द सोल कंसेशन, प्राइस सोल कंसेशन होना चाहिए। सोल कंसेशन मतलब बायर अपने पास से कुछ नहीं देगा, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में और सर्विस को देने में पहले सारा खर्चा सप्लायर को करना होगा। सेक्शन 15 फर्दर इलेबोरेट, सेक्शन 15 ये भी बताता है वेरियस इंक्लूजन की क्या क्या चीज़ें इनमें इंक्लूड होंगी, वो भी पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होंगी फ्रॉम द एम्बिट मतलब दायरे से ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू से, तो वो आपको सीखनी होंगी यहाँ पर। इंक्लूजन इन वैल्यू सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ये बता रहा है कि ये चीज़ें GST लगाते टाइम ऐड होंगी, यानी ये वैल्यू भी ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड ही करी जाएंगी। द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड सर्टेन एलिमेंट विच आर इन्यूमरेटेड एंड डिस्कस बिलो। टैक्सेस आप पहले ही पढ़ चुके हैं, टर्नओवर की डेफिनेशन, किसी भी तरह का GST के नाम से कोई टैक्स लग रहा है तो उसे हटा दिया जाएगा, पर कोई पुराने टैक्सेस लगे हैं या कोई GST के नाम के अलावा कोई टैक्स आप लगाते हैं प्रोडक्ट की या सर्विस की वैल्यू में, वो ऐड होगा, उस पर आपको GST देना होगा। टैक्सेस, ड्यूटी, सेस फी एंड चार्जेस अदर देन CGST नहीं होना चाहिए, SGST, UTGST, GST कंपनसेशन सेस इफ चार्ज सेपरेटली अलग से शो कर रहे हैं, तो GST के नाम से कोई भी जो टैक्स दिया जा रहा है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पेमेंट टू थर्ड पार्टी, कई बार होता है आप कह देते हैं बायर को कि भैया A ने जैसे B को सामान बेचा और A को पैसे देगा, पर A कहता है कि मैंने C से कुछ पैसे उधार ले रखे हैं, तुम ऐसा करना मुझे ना देके मेरे बिहाफ पे C को दे देना। तो ये बायर अगर आपके बिहाफ पर यानी सप्लायर के बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट करता है तो अल्टीमेटली है फ़ायदा तो वो आपको पहुंचा रहा है, तो वो वैल्यू भी ऐड की जाएगी, उसे हटाया नहीं जाएगा। एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे, देना सप्लायर को था वो पैसा इन रिलेशन टू सप्लायर बट विच हैज़ बीन इंकर्ड बाय रिसिपिएंट, पर वो पेमेंट किसने किया, B ने किया सप्लायर के बिहाफ पे C को, और सप्लायर नॉट ऑलरेडी इंक्लूड प्राइस, अगर ये प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड है तब तो अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ अगर पहले से इंक्लूड है प्राइस में तब तो दिक्कत ही नहीं है, पर अगर इंक्लूड नहीं है तो नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। इंसिडेंटल एक्सपेंस मतलब जो ज़रूरी होते हैं किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो भी चार्जेस ऐड होंगे, जैसे कोई कमीशन हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, चार्ज बाय सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। ठीक है। एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर, अगर सप्लायर आपके भी पे कोई भी खर्चा करता है तो वो आपसे लेगा पैसे, वो भी ऐड होंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई लेट फी, इंटरेस्ट और पेनल्टी और डिले चार्जेस आप ले रहे हैं तो आप पढ़ चुके हैं, ये भी ऐड होते हैं। ठीक है। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, सब्सिडी अगर आपको मिल रही है किसी से प्राइस के लिए, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस के लिए, वो भी ऐड होगी, पर आप ये पढ़ चुके हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है तो उस पर GST नहीं लगता, ये नहीं इंक्लूड होगी। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई आपको GST सब्सिडी देगा तो उसे ऐड किया जाएगा। तो यानी ये चीज़ें अगर ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट की वैल्यू में या सर्विस की वैल्यू में ऐड कर रखी है तब तो दोबारा ऐड नहीं करनी है, पर ऐड नहीं कर रखी है तो इन पर भी आपको GST देना होगा। पहला पॉइंट था एक तो किसी भी तरह का टैक्स लग रहा है GST के अलावा, GST के नाम से कोई टैक्स लग रहा है तब तो वो ऐड नहीं होगा, GST के अलावा कोई और टैक्स है वो ऐड किया जाएगा। अगर आप जो बायर है सप्लायर, जो बायर है रिसिपिएंट है, वो सप्लायर के भी आप पे किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट करता है तो वो भी ऐड होगा। कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस यानी कोई भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं
अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो आप बायर से चार्ज करेंगे वो भी ऐड होगा, चाहे कमीशन हो चाहे पैकिंग हो, किसी भी नाम से हो, कोई भी आप अमाउंट चार्ज करते हैं जो भी आपने काम के से बायर के घर तक सामान भिजवाया तो किराया भी तो आप बायर से लेंगे, एनीथिंग डन बाय सप्लायर, तो वो किराया भी ऐड होगा। कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोई लेट फी ले रहे हैं, कोई पेनल्टी ले रहे हैं फॉर डिले चार्जेस पे, वो भी ऐड होगी। और कोई सब्सिडी मिल रही है आपको जो डायरेक्टली लिंक है आपके प्राइस से, प्रोडक्ट से, तो वो ऐड हो जाएगी। पर अगर गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई आपको सब्सिडी देते हैं तो वो ऐड नहीं होगी। तो ऑल द टैक्सेस ड्यूटी एक्सेट्रा विच आर नॉट सब्ज्यूम, जो जीएसटी में मर्ज नहीं हुए, जो टैक्सेस जो पुराने नाम से अभी भी लग रहे हैं, फॉर्म पार्ट, वो फॉर्म पार्ट मतलब मेन पार्ट होंगे टैक्सेबल वैल्यू का फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग जीएसटी लगाते समय, यानी उन टैक्सेस को नहीं हटाया जाएगा। हाँ, जीएसटी के नाम से कोई प्रोडक्ट में टैक्स इंक्लूड है या सर्विस की वैल्यू में इंक्लूड है तो उसे हटाया जाएगा, उस पर नहीं लगेगा जीएसटी। पर जीएसटी के नाम के अलावा कोई और टैक्स है जो आपने दिया है किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर, उसे ऐड करके ही जीएसटी चार्ज करेंगे। जैसे आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचने 10 रुपये का टोल टैक्स लग गया, ठीक है, तो 110 पे ही लगेगा जीएसटी, क्योंकि ये जीएसटी के नाम से नहीं है टैक्स। टीसीएस जो इनकम टैक्स में आप पढ़ते हैं टीसीएस पर नहीं लगेगा। जीएसटी वालों ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं आप एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसे हम हटा देंगे, उस पर नहीं लेंगे जीएसटी। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 वुड नॉट बी इंक्लूडेड, से इंक्लूड नहीं किया जाएगा एज इट इज इंटरिम लेवी नॉट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ टैक्स, ये टैक्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। फिर आप पढ़ ही चुके हैं एनीथिंग अमाउंट पेड बाय रिसिपिएंट टू थर्ड पार्टी, अगर जो बायर है आपके भी आप किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है, विल बी एडेड टू द वैल्यू अंडर दिस क्लॉज ओनली व्हेन द सप्लाई इज अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, जो सप्लायर को देना था पैसा वो बायर दे रहा है किसी थर्ड पार्टी को तो वो ऐड कर दिया जाएगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपने पढ़ लिए, चाहे कमीशन के नाम से आप बायर को चार्ज कर रहे हैं बायर से, पैकिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेट चार्जेस, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस, वेमेंट चार्जेस और लोडिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस एक्सेट्रा इनकर बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये सारे चार्जेस इंक्लूड किए जाएंगे। आउटवर्ड फ्रेट एंड ट्रांजिट, बायर के घर तक सामान पहुंचाने में जो गाड़ी भाड़ा लग रहा है, इंश्योरेंस, रास्ते में इंश्योरेंस भी होता है, कोई गुड़ चोरी हो जाए, नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा दे देगी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी लेते हैं। तो जो गाड़ी भाड़ा आप बायर से चार्ज कर रहे हैं, जो प्रीमियम आप चार्ज कर रहे हैं, वो सब भी गुड्स की वैल्यू में ऐड किया जाएगा, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी और डिले चार्जेस आप चार्ज कर रहे हैं बायर से, वो भी ऐड किया जाएगा। सप्लाई लिंक विद सब्सिडी लिंक विद द प्राइस आप पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट के अलावा कोई और आपको सब्सिडी देता है तो वो ऐड किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू पे। हाँ, गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी देती है तो वो ऐड नहीं किया जाएगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस आर एडेड टू द वैल्यू। अगर आपको किसी गुड्स या सर्विसेज के लिए कोई सब्सिडी मिलती है, सहायता राशि मिलती है, अनुदान राशि मिलती है तो वो ऐड होगी। ब्लैंकेट सब्सिडी, कोई कपड़े मिल गए, ठीक है, या डोनेशन मिल गया, रिसीव नॉट इंक्लूड वैल्यू, वो वैल्यू में गुड्स के लिए नहीं मिली ना। जैसे किसी मंदिर में कोई पैसे चढ़ा रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई दान पेटी आपने रखी हुई है तो वो किसी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस के लिए थोड़ी मिल रही है तो वो नहीं ऐड होगी। इनके अलावा किसी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के लिए अगर आपको कोई सब्सिडी मिली है तो वो ऐड कर दी जाएगी। नोट दैट इफ द सब्सिडी गिवन बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो उसे ऐड नहीं किया जाएगा। एक्सक्लूजन, अभी तक हमने जो पढ़ा ऊपर टॉपिक वो चीज़ें इंक्लूड करने वाली थी, अब एक्सक्लूड है। एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, यानी ये कह रहा है कि ये चीज़ें जीएसटी में लगाते समय हटा दी जाएंगी वैल्यू में से। ये डिस्काउंट तो 11th क्लास से पढ़ते हैं, अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो उसे हटा दिया जाएगा। डिस्काउंट भी दो तरीका हो सकता है, मेन तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बिकते समय दिया जाता है, कैश डिस्काउंट बिकने के बाद कैश को जल्दी कलेक्ट करने के लिए दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा ही लेस होगा क्योंकि ये तो पहले से डिसाइड, बेचते समय ही आप दे रहे थे 100 की चीज़ आपने 20 रुपये कम करके 80 में बेची तो ट्रांजैक्शन वैल्यू तो 80 हुई ना, तो 80 पे लगेगा जीएसटी। आप पढ़ रहे हैं कि जीएसटी सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है। बस दो कंडीशन पूरी करनी है, एक तो बायर अनरिलेटेड पार्टी होना चाहिए और प्राइस हमेशा सोल कंसेशन होना चाहिए। कैश डिस्काउंट तभी लेस होगा बिकने के बाद, अगर आप कोई डिस्काउंट देते हैं तो ये तभी लेस होगा जब आपने एग्रीमेंट किया हो बायर के साथ। आपने एग्रीमेंट किया था बायर के साथ कि अगर इतने दिन में बायर पैसा दे देगा तो हम इतना डिस्काउंट और दे देंगे, तो कैश डिस्काउंट भी लेस हो जाएगा। और भी कुछ तरह के डिस्काउंट होते हैं जो भी पढ़ेंगे आप इसमें, ट्रेड डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो, क्वांटिटी या वॉल्यूम, परफॉर्मेंस डिस्काउंट एक्सेट्रा। सच डिस्काउंट आर रिड्यूस फ्रॉम द सेल प्राइस ऑफ द सप्लाई, से घटाया जाएगा, यानी डिस्काउंट की वैल्यू पे नहीं देना होगा जीएसटी। सिंस द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई द ट्रांजैक्शन वैल्यू पे देना होता है जीएसटी। जीएसटी लेवल ऑन द वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट, डिस्काउंट को घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी पे आपको जीएसटी देना होगा। डिस्काउंट दैट आर अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये तो ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बेचते समय बेचने से पहले दिया जाता है। डिस्काउंट आर दस रिकॉर्डिंग द इनवॉइस एंड दस जीएसटी चार्ज ऑन द ग्रॉस वैल्यू लेस डिस्काउंट ड्यूली रिकॉर्डिंग इनवॉइस। बिल में आप शो कर देते हैं कि 100 का था पर हमने 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया तो 80 में बेचे तो आपको 80 में ही देना होगा जीएसटी।
पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, बेचने के बाद कोई डिस्काउंट देते हैं जो कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट गिवन फॉर मेकिंग द पेमेंट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, अगर बायर जल्दी पेमेंट कर देता है, एक पर्टिकुलर टाइम में पेमेंट कर देता है, स्टिपुलेटेड मतलब पर्टिकुलर टाइम में पेमेंट कर देता है, तो आप डिस्काउंट देते हैं। इन केस इनिशियली द जीएसटी इज पेड ऑन ग्रॉस वैल्यू ऑफ इंडिकेटेड द इनवॉइस, आप पूरी वैल्यू पे जीएसटी, आपको पता थोड़ी होता है कि बायर डिस्काउंट देने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये में कोई प्रोडक्ट बेचा किसी बायर को, आपने 30 दिन का टाइम दिया था, अगर 30 दिन में तुम पैसा दे दोगे तो हम आपको 100 रुपये और डिस्काउंट देंगे 100 रुपये का। अब आपको अब पहले तो नहीं पता होता बेचते समय क्यों, तो आपने पूरे 1000 पे 18% रेट मान लेते हैं, 180 बिल बना के 1180 बना के बायर को दे दिया। अब बायर ने आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, राइट। तो अब आपको जो बिल एक्चुअल में बनना क्या चाहिए था, 900 रुपये का बनना चाहिए था, क्योंकि 1000 में आपने उससे प्रॉमिस किया था बायर को कि अगर 30 दिन के अंदर पैसा दे देगा बेचने के तो 100 रुपये आप उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे यहाँ पर। अब बायर ने आपको यहाँ पर 30 दिन के अंदर पैसा दे दिया, अब 30 दिन के अंदर पैसा दे दिया, अब आप उसको 100 रुपये डिस्काउंट देंगे तो वो प्रोडक्ट आपका 900 का होना चाहिए था, यानी बिल ऐसे बनना चाहिए था 900 प्लस 162, जीएसटी की वैल्यू 18% 900 पे लगता और टोटल 1062 का होना चाहिए, राइट। पर आपको सपना थोड़ी आ रहा था कि बायर पहले देगा, यानी एक लाइन ये कहना चाहिए कि पहले तो जीएसटी एक बार पूरी ग्रॉस वैल्यू पे दिया होगा आपने, जब आपने बिल बनाया होगा बेचते समय थोड़ी पता होता है बायर 30 दिन के अंदर पैसा दे ही देगा, तो आपने पूरी वैल्यू पे जीएसटी लगाया होगा, राइट। पर बायर ने आपको 30 दिन के अंदर पैसा दिया था, तो बाद में 900 रुपये का हो गया प्राइस, तो आपने 100 रुपये जो घटा है बायर ने, तो 100 रुपये घटा के पेमेंट किया, तो आपने जीएसटी ज़्यादा चार्ज कर लिया, राइट। 180 रुपये ले लिए बायर से, जबकि लेने चाहिए थे 162। तो आप इसके लिए क्या देंगे, क्रेडिट नोट। क्रेडिट और डेबिट नोट आप समझते होंगे, मैं डीप में नहीं समझा रहा। किसी को पैसा वापस करना होता है तो आप उसे क्रेडिट नोट देते हैं, क्योंकि आपने बायर से ज़्यादा पैसे का बिल बना लिया, तो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे उसे, ठीक है, डिफरेंस अमाउंट का, यानी 100 रुपये तो वैल्यू प्लस इसमें 18% जीएसटी 118 रुपये का, ठीक है। 1180 माइनस 1062 करेंगे, जो आपने पहले बिल 1180 का बनाया जबकि बनना चाहिए था 1062 का बिल, तो आपने जो 118 रुपये ज़्यादा चार्ज किए, 100 रुपये तो गुड्स की वैल्यू प्लस 18% जीएसटी, वो आपको बायर को वापस करना होगा, तो वापस करना है तो उसे क्रेडिट, वो आपका क्रेडिटर बन गया, तो आप क्या देंगे, क्रेडिट नोट। लेने होते हैं तो आपसे किसी को लेने होते डेबिट नोट, आपको किसी को देने हैं पैसे तो क्रेडिट नोट आप इशू करेंगे। तो जीएसटी वालों ने बोला कि अगर आप बाद में डिस्काउंट देते हैं तो पहले तो वो उसी कंडीशन पे घटेगा जब पहली बात तो वो एग्रीमेंट हुआ था, आपने एग्रीमेंट किया था बेचते समय या बेचने से पहले कि अगर इतना कैश डिस्काउंट आप देंगे बायर को तो घटेगा। तो एक तो एग्रीमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए कि बेचते समय आपने बायर को ऐसा प्रॉमिस किया था एट द टाइम ऑफ सप्लाई। पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन है कि बायर इनपुट टैक्स खरीदने पे जो टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स होता है, तो बायर 180 का क्रेडिट ले सकता था, बिल 180 का बना, पर एक्चुअल में जो बिल बनना चाहिए था 1062 का बना चाहिए था। इनपुट टैक्स खरीदने पे बायर ने 162 का ही तो दिया, फिर इनपुट टैक्स अब क्योंकि उसने 900 रुपये दिए, आपको 1000 रुपये दिए, तो बायर ने अगर जो 180 खरीदने पे पहले 180 का लगा था जीएसटी, अब 162 का हो रहा है, तो जो 18 रुपये का एक्स्ट्रा जीएसटी बायर ने अगर ले लिया है क्रेडिट, तो ये गवर्नमेंट को वापस करना होगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर बायर क्लेम कर चुका है, यानी आप पढ़ चुके हैं खरीदने पे जो टैक्स देके आते हैं वो इनपुट टैक्स होता है, तो ये जो इनपुट टैक्स 180 लगा था पहले, पर बाद में 162 हो गया इनपुट टैक्स, क्योंकि बिल एक्चुअल में 900 का बना, 900 पे लगना चाहिए था जीएसटी। तो जो एक्स्ट्रा 18 रुपये का अगर बायर ने क्रेडिट ले लिया है, क्रेडिट समझते हैं अपने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटा लिया है, तब तो ये जो 18 रुपये उसे रिवर्स करने होंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। प्रोपोर्शनल इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्रोपोर्शनल मतलब जो 100 रुपये बन रहा था, 18 रुपये बन रहा था टैक्स क्रेडिट रिवर्स बाय रिसिपिएंट, रिसिपिएंट बायर रिवर्स करेगा, गवर्नमेंट को वापस करेगा, क्योंकि 180 नहीं है इनपुट टैक्स 162 है। द बायर वुड हैव अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जीएसटी पेबल ऑन ग्रॉस वैल्यू पेड ऑन इनवॉइस, अगर उसने पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया था 180 का। Thus, when a credit note is issued to him by a supplier for discount, the buyer will reverse the proportionate credit. Buyer 18 रुपये वापस करेगा गवर्नमेंट को, consequent to which the supplier output tax liability will be reduced by the same amount. और आउटपुट आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। आउटपुट मतलब जो बेचने पे आपने टैक्स कलेक्ट किया उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं। वैसे 180 बन रहा था आउटपुट टैक्स, पर बायर ने आपको कम पैसे दिए क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था 100 रुपये डिस्काउंट देने का, तो बायर ने 162 दी, तो आपको गवर्नमेंट को 162 ही देने होंगे, आपको 180 नहीं देने। और जो बायर ने इनपुट टैक्स से क्रेडिट लिया था पूरे 180 का, उसमें से 162 का ही लेना था, तो 18 रुपये वो गवर्नमेंट को वापस करेगा,
ठीक है। इफ़ एनी ऑफ द अबव कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड जीएसटी लायबिलिटी सप्लायर कैन नॉट बी रिड्यूस। अगर इन दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आपकी जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी, यानी आपको पूरे 180 का ही आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मतलब अगर बिकने के बाद वापस रिवाइज कर लें, बिकने के बाद अगर आप कोई डिस्काउंट बायर को देते हैं तो दे सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं जीएसटी वाले, पर ये 2 कंडीशन आपको पूरी करनी होगी तभी वो डिस्काउंट डिडक्ट होगा। पहला तो कोई एग्रीमेंट आपने किया था बायर के साथ में कि भैया तुम इतने दिन में पेमेंट कर दोगे तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे बेचने के बाद, तो पहला तो कोई एग्रीमेंट होना चाहिए डिस्काउंट के लिए। दूसरा कि जो ज़्यादा जीएसटी लग गया, पहले 180 लगा जीएसटी, बाद में 162 होना चाहिए, तो ज़्यादा जीएसटी जो चार्ज हुआ तो बायर ने अगर पूरे 180 का क्रेडिट ले लिया तो उसे प्रोपोर्शनल क्रेडिट गवर्नमेंट को वापस करना होगा और तभी सप्लायर जो अब आप बेचने वाले की लायबिलिटी रिड्यूस होगी। अगर बायर क्रेडिट वापस नहीं करता है तो आपको पूरे 180 रुपीज़ ही डिपॉजिट कराने होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी होते हैं, तरह तरह के डिस्काउंट मार्केट में चलते हैं, तो ये भी घटेंगे। स्टैगर्ड डिस्काउंट बाय मोर सेव मोर। कई जगह ऐसा होता है कि अगर आप 10 जैसे 1 में गए 10% डिस्काउंट फॉर परचेज 5000 का 5000 का सामान खरीदेंगे तो 10% मिलेगा डिस्काउंट। अगर 10,000 का सामान खरीदेंगे तो 20% मिलेगा, 20,000 से ऊपर खरीदेंगे 30% मिलेगा। तो ये सब डिस्काउंट घटेंगे, ठीक है, ये घटा दिए जाएंगे इनवॉइस में। सर डिस्काउंट एक्सक्लूडेड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, को बेचते समय दिए जा रहे हैं ना, ये तो सब तो बेचते समय दिए जाएंगे, ठीक है। पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट। कई बार ईयर एंड में डिस्काउंट होते हैं कि आप एक टर्म कंडीशन लगा देते हैं कि अगर इतने से ज़्यादा सामान खरीदोगे हमसे 1 साल में तो हम 1% डिस्काउंट देंगे, अगर 15,000 पीसेस से उससे ज़्यादा खरीदोगे 2% देंगे। सर डिस्काउंट स्टैब्लिश इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, पहले से एग्रीमेंट में लिखा होता है, एंटर इनटू एट द बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, दो नॉट शोन ऑन द इनवॉइस, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी तो बाद में पता चलती है, बिल में तो हम बताते नहीं है। क्वांटम से डिस्काउंट गेट डिटरमाइंड आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड जनरली एट द ईयर एंड। एट द ईयर एंड ही पता चलता है किस बायर ने आपसे ज़्यादा सामान खरीदा, तो ज़्यादा खरीदा है तो आप उसे ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। सर डिस्काउंट और एक्सक्लूडेड, इन्हें घटाया जाएगा टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई द पैरामीटर लेड ऑन सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। आपने पढ़ी थी वो 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप किसने एग्रीमेंट किया था कि बायर अगर ज़्यादा सामान खरीदेगा तो आप उसे डिस्काउंट दूंगे, और दूसरा कि जो इनपुट टैक्स प्रोपोर्शनेट है वो बायर रिवर्स कर देगा, इंक्लूडिंग रिवर्सल of ITC by the recipient of supply as is attributable, जो related है to the discount on the basis of document issued by the supplier। यानी बेचने के बाद डिस्काउंट तभी लेस होगा जब ये 2 कंडीशन पूरी होंगी। एक तो एक एग्रीमेंट किया था अपने बायर के साथ में कि आप उसे बेचने के बाद भी डिस्काउंट देंगे, और दूसरा कि जितना डिस्काउंट दिया उसे प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स जो है, जो जितना भी इनपुट टैक्स बनता है जो डिस्काउंट का पार्ट है उस पर बायर को वो इनपुट टैक्स गवर्नमेंट को वापस करना होगा। अगर उसने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया था तभी आपको डिस्काउंट को घटाने की परमिशन दी जाएगी। कोई सेकेंडरी डिस्काउंट हो सकता है जो बेचने के बाद दिया जा सकता है, ये भी घटेगा। किसी भी तरह का डिस्काउंट हो वो घटेगा, बस बेचने से पहले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बेचते समय या बेचने से पहले दे रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, बेचने के बाद दे रहे हैं तो ये 2 कंडीशन आपको पूरी करनी है। एक तो कि एग्रीमेंट किया हो अपने बायर के साथ में कि भैया बेचने के बाद भी हम इतना डिस्काउंट देंगे, और दूसरी कंडीशन है कि जो डिस्काउंट का पार्ट है, जितनी वैल्यू का डिस्काउंट आपने दिया उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बायर ने दिया वो गवर्नमेंट को वापस करेगा। These are discount which are not known at the time of supply or offered after the supply is already over, ठीक है। ये पहले पता नहीं रहता कि बायर कितना डिस्काउंट अवेल करेगा। सेकेंडरी डिस्काउंट, ठीक है, तो जब सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब अपनी इच्छा से आप दे रहे हैं, अवेल पता नहीं है कितना देना है बायर को, ठीक है। सर सेकेंडरी डिस्काउंट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड, तो ये घटेगा ही नहीं क्योंकि आपने पहले से डिसाइड ही नहीं किया था। आपने पढ़ा था ना कि जो वही डिस्काउंट घटेगा जो बेचते समय आपने एग्रीमेंट किया था बायर के साथ। अब सेकेंडरी डिस्काउंट का एग्रीमेंट था ही नहीं। फॉर एग्जांपल ए सप्लाई 10,000 पैकेट ऑफ बिस्किट टू बी एट ₹10 पर पैकेट। आपने पहले प्रॉमिस किया कि 10,000 बिस्किट के पैकेट बी को 10 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। आफ्टर वन मैसेज री वैल्यू ₹9 पर पैकेट, बाद में जाके आपने बिल को रिवाइज किया कि नहीं हम तो 9 रुपये बेचेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए क्रेडिट नोट इशू कर दिया अपने बी को, तो ये नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल ये कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि बाद में 1 रुपये कम कर दिए जाएंगे। नो क्लेम बोनस आप पढ़ चुके हैं। जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, जो आप प्रीमियम अगर आप क्लेम नहीं करते हैं कोई इंश्योरेंस क्लेम, तो नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है। 10,000 प्रीमियम है, आपने इस साल कोई क्लेम नहीं किया तो अगले साल इंश्योरेंस कंपनी 9,500 रुपये आपसे ले रही है, 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रही है, तो नो क्लेम बोनस होता है। अब क्वेश्चन होता है जीएसटी प्रीमियम वैसे 10,000 रुपये था, पर आपने लास्ट ईयर कोई क्लेम ही नहीं किया, इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसा नहीं मांगा, इससे इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे 9,000 रुपये 500 ही चार्ज किए इस बार। तो क्वेश्चन होता है जीएसटी किस पे लगेगा? ऑब्वियसली 9,500 पे लगेगा, तो ट्रांजेक्शन में तो 9,500 है ना, उसने आपसे 9,500 रुपये चार्ज किए हैं।
वेयर द डिडक्शन अकाउंट ऑफ एनसीबी नो क्लेम बोनस के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई छूट दी जाती है, 500 रुपये की डिडक्शन दी जाती है, प्रोवाइडेड इन द इनवॉइस, बिल में लिखा होता है कि 500 रुपये की छूट इसलिए दी जा रही है क्योंकि नो क्लेम बोनस से आपने क्लेम नहीं किया कोई भी। इंश्योरर टू द इंश्योर्ड जीएसटी शैल बी लेविड ऑन एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट, जो एक्चुअल में आपने कलेक्ट किया 9,500 उस पर ही देना होगा। पेबल बाय द पॉलिसी होल्डर टू द इंश्योर आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनसीबी, नो क्लेम बोनस को घटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, ये तो वही है, तो फाइनल में पढ़ेंगे आप। अभी हम मैंने बताया कि सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इन दो कंडीशन पूरी होने पे ही जीएसटी आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू पे देना है। जीएसटी हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे देना होता है, जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन मतलब जिस वैल्यू पे वो गुड्स या सर्विस आप कस्टमर को बेच रहे हैं। पर ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, बायर एक तो रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, आपकी अनरिलेटेड पार्टी होनी चाहिए। और दूसरा, प्राइस हमेशा सोल कंसेशन होना चाहिए। सोल कंसेशन मतलब बायर अपने पास से कुछ नहीं देगा, पहले उस प्रोडक्ट को बनाने में और सर्विस को देने में सारा खर्चा सप्लायर को करना होगा, बायर केवल पैसे देगा। ये दोनों कंडीशन अगर हो जाती है तो जीएसटी हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो रूल्स बनाए हैं जीएसटी में, फिर कैसे होगा वैल्यूएशन वो आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर खत्म। अब हम स्कैनर से फटाफट आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। टू 2018 मई में क्वेश्चन आया हुआ है, कैंडी ब्लू लिमिटेड मुंबई अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट एंड बिस्किट्स आप बनाते हैं। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई मेड बाय इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा है तो आईजीएसटी चार्ज होगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर दे रखा है, अमाउंट आपको दे रखा है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाई इंटरेस्टेड, ये लिस्ट में मतलब वैल्यू जिस वैल्यू पे आपने गुड्स बेचा वो आपको दे रखा है 12,40,000। ठीक है, आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड इन प्राइस गिवन इन फर्स्ट अबव, मतलब ये नीचे जो आप पढ़ने जा रहे हैं आइटम ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड हैं। ठीक है, यानी अगर जुड़ना है चाहिए तो जुड़े हुए, घटना चाहिए तो घटे हुए हैं। सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ बिस्किट टू द गवर्नमेंट स्कूल, आप पढ़ चुके हैं। सब्सिडी जो मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, उसे कंसेशन का पार्ट नहीं माना जाता, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, यानी से हटाया गया है, सब्सिडी को घटा दिया गया है, तो अलग से घटाने की दोबारा जरूरत नहीं है। सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन फॉर सप्लाई ऑफ क्वालिटी बिस्किट, ये कोई ट्रेड एसोसिएशन ने आपको सब्सिडी दी, तो आपने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई और बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको सब्सिडी देती है तो उसे पार्ट माना जाएगा, उस पर जीएसटी देना होगा, तो ये ऐड होगा क्योंकि ऑलरेडी एडजस्ट घटा हुए चीज़ें, तो ये ऐड हो जाएगा। 1240 + 30 ये होगा। क्लियर। आइटम नॉट एडजस्टेड इन द प्राइस गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी ये आइटम एडजस्ट नहीं हुए हैं, यानी आपको एडजस्टमेंट करना, अगर ऐड करना है तो ऐड करोगे, लेस करना है तो लेस करोगे। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, अभी आपने पढ़ा था जीएसटी के नाम से कोई भी टैक्स लगता है तो वो तो ऐड नहीं होगा गुड्स की और सर्विस की वैल्यू में, पर जीएसटी के नाम के अलावा कोई और टैक्स है तो उस पर आपको जीएसटी देना होगा। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी लगा रही है, जीएसटी के नाम से नहीं लग रहा, तो ये ऐड होगा आपकी गुड्स की वैल्यू में। पैकिंग चार्जेस आपने पढ़ा था, पैकिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस, कोई भी चार्जेस आप लेते हैं वो ऐड होंगे, बायर से ये भी ऐड होगा। लेट फी पेड बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई फॉर डिले पेमेंट ऑफ इनवॉइस, ये भी होगा, कोई लेट फी लेते हैं, कोई इंटरेस्ट लेते हैं, कोई पेनल्टी लेते हैं बायर से, तो ये ऐड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1240 ये सब ऐड होने के बाद ये 13,11,000 वैल्यू मानी जाएगी। एग्जाम में आप सबको इनके नोट लिख के आने होंगे कि आपने कोई चीज़ ऐड की है, लेस की है तो क्यों की है, नीचे वर्किंग नोट में आप इसके नोट लिख के आएंगे। नेक्स्ट 2018 नवंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैसर्स Achintya, a registered supplier in Kochi, Kerala, has provided the following detail in respect of her supply made within intrastate. Intrastate सामान बेच रहे तो CGST SGST चार्ज होगा। फॉर द मंथ ऑफ मार्च की डिटेल आपको दे रखी है। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड सप्लाई इंटरेस्टेड एक्सक्लूसिव ऑफ आइटम गिवन बिलो सेकंड टू फोर्थ, मतलब ये चीज़ें जुड़ी घटी नहीं है इसमें से, इनके अलावा सेकंड फोर्थ में जो आप पढ़ेंगे उनके अलावा ये प्राइस है 330। ठीक है, 330 होगी। स्वच्छ भारत से लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स, आपने पढ़ा था जीएसटी के अलावा किसी और नाम से कोई टैक्स लगता है, सेस लगता है, ड्यूटी लगती है तो वो ऐड होगी, तो इसे ऐड किया जाएगा क्योंकि ऐड नहीं है, एक्सक्लूसिव है ना ये पॉइंट, तो ये ऐड होगा। ठीक है, यानी इसमें ऐड होकर जीएसटी लगेगा। पैकिंग एक्सपेंसेस चार्ज सेपरेट इनवॉइस, आपने पढ़ा था पैकिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस, कोई भी फ्रेट चार्जेस आप बाहर से लेते हैं तो वो भी ऐड होगा। डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स वॉज प्रोवाइडेड रिकॉर्ड इन द इनवॉइस, ये डिस्काउंट है, आपने पढ़ा था बेचते समय कोई भी डिस्काउंट आप देते हैं तो इससे तो लेस किया ही जाएगा, इनवॉइस में रिकॉर्ड शो कर रखा है आपने डिस्काउंट 1% लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस कितनी है 3,30,000 क्वेश्चन में दे रखी है, 3,30,000 का 1% आएगा माइनस 3,300 लेस करेंगे आप गुड्स की वैल्यू में से। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर इनकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, आपको सब्सिडी मिली तो आपने पढ़ा था कि अगर सब्सिडी मिलती है तो उसे कंसेशन का पार्ट नहीं माना जाता, तो इसे लेस किया जाएगा। चलिए
कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड ग्रॉस वैल्यू ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। आपको एज्यूम जीएसटी की 9% यहाँ पे दे रखी है, तो ये आप ऐसे कर ही लेंगे। सब्सिडी लेस हो गई देखिए, और ये सब लेस हो गया। इसके बाद जो वैल्यू है 3,40,000, इस पर आपने 99% से जीएसटी चार्ज कर लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, मैसर्स अपना बैंक लिमिटेड आज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, फर्निश द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 23 की आपको डिटेल दी गई हैं। पर्टिकुलर अमाउंट इन करोड़ एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। अच्छी बात है, जीएसटी इंक्लूड होता तो हटाना पड़ता ना। आपने पढ़ा जीएसटी के नाम से कोई टैक्स अगर इंक्लूड है वैल्यू में तो उसे तो आपको हटाना होगा। जीएसटी पे जीएसटी थोड़ी लगाएंगे। हाँ, जीएसटी के अलावा कोई टैक्स है तो वो तो इंक्लूड ही रहेगा। एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर, लोन दे रहे हैं आप कस्टमर को, तो आपने पढ़ा था लोन देना तो मनी है, ट्रांजेक्शन इन मनी है। और पढ़ चुके मनी और जो मनी होते हैं, जो सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, इन्हें गुड्स की और सर्विसेज का पार्ट नहीं माना जाता। ये तो ट्रांजेक्शन इन मनी है, इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन सैंक्शन लोन, प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं, कोई फैसिलिटी फीस ले रहे हैं, कोई चार्जेस ले रहे हैं, तो वो तो ऐड होगा, क्योंकि सर्विस चार्जेस हैं, इन पे तो देना होगा आपको जीएसटी बैंक को। कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन बैंक गारंटी, ये भी देना होगा। कमीशन है, कोई कमीशन ले रहे हैं, कोई फीस ले रहे हैं, तो वो तो ऐड ही होगा, उस पर देना होगा। सर्विस है। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक, आपने पढ़ा था कि अगर आप इंटरेस्ट से डिस्काउंट के नाम से लोन पर कोई आप इंटरेस्ट दे रहे हैं या ले रहे हैं, और जो डिस्काउंट दे रहे हैं ले रहे हैं, उस पर नहीं लगेगा जीएसटी। पर क्रेडिट कार्ड को स्पेसिफिकली आपने पढ़ा था एग्जेम्पशन में कि क्रेडिट कार्ड पे कोई चार्जेस ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उस पर भी जीएसटी आपको देना होगा, तो ये ऐड होगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक, ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है देखिए लोन पर। अगर किसी लोन पे आपको डिस्काउंट के नाम से, इंटरेस्ट के नाम से कोई पैसा मिलता है या देते हैं, तो उसको पे जीएसटी आपको नहीं देना होता, ये ऐड नहीं होगा सर्विस की वैल्यू में। मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर, ये बैलेंस चार्जेस आप ले रहे हैं, कोई फीस चार्ज ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, तो ये सर्विस का पार्ट माना जाएगा, इसे ऐड किया जाएगा। क्लियर? और इन सब के नोट आपको एग्जाम में लिखने होंगे कि कोई चीज़ आपने ऐड क्यों नहीं की, और ऐड की है तो क्यों की है। Next illustration. Following are the particular relating to one of the machines sold by Messrs SQ Limited to ACD Limited in the month of February 2023. A list price 950 पे आप मशीन बेच रहे हैं, X तो क्या नाम है, हाँ SQ Limited ACD को। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेज एंड डिस्काउंट, इसमें किसी भी तरह का डिस्काउंट और टैक्स इंक्लूड नहीं है। फर्दर फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। पर्टिकुलर अमाउंट म्युनिसिपल टैक्स चार्ज और चार्ज मशीन, आपने पढ़ा था अगर जीएसटी के नाम के अलावा कोई और टैक्स आपको को देना पड़ता है तो वो गुड्स की वैल्यू में ऐड होगा, उस पर भी आपको जीएसटी देना होगा। तो 950 प्लस ये 45,000 ऐड हो जाएंगे। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर मशीन एट ACD लिमिटेड फैक्ट्री एट FOR फ्री फ्रेट ऑन रोड कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेट ऑन रोड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि बायर के घर तक या फायर की फैक्ट्री तक आपको वो सामान पहुंचाना होगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने पढ़ा था बायर से अगर आप कोई पैकिंग चार्जेस लेते हैं, कोई कमीशन चार्जेस लेते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेते हैं, कोई शिपमेंट चार्जेस लेते हैं, वो सब भी गुड्स की वैल्यू में ऐड किए जाएंगे। तो 65,000 भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आपने FOR कॉन्ट्रैक्ट किया था, फ्रेट ऑन रोड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको ही बायर के घर तक या बायर की फैक्ट्री तक, ऑफिस तक सामान पहुँचाना है, फ्रेट ऑन रोड, तो फिर ये गुड्स की वैल्यू में ऐड होंगे। तो ये दोनों तो ऐड किए जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मैसेज SQ लिमिटेड नॉर्मली गिव एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है, फॉर पेमेंट, यानी 30 दिन तक अगर पैसा दे देंगे तो ब्याज नहीं लेगी कंपनी। आफ्टर दैट ऑल इंटरेस्ट एट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, अगर एक भी दिन की देरी करेंगे, पार्ट ऑफ मंथ का मतलब होता है अगर एक दिन, जैसे एक महीना है, आपने दो दिन ही लेट किया, पर पूरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर एक भी दिन देरी करेंगे तो पूरे एक महीने का ब्याज दिया जाएगा। ACD लिमिटेड पेड फॉर सप्लाई आफ्टर 45 डेज, आपने पैसा 45 दिन के बाद दिया, बट SQ लिमिटेड वे मतलब माफ़ कर दिया इंटरेस्ट पेबल। अभी आपने पढ़ा था कि अगर आप बाहर से कोई डिले चार्जेस लेते हैं, कोई इंटरेस्ट चार्जेस लेते हैं, कोई फाइन पेनल्टी चार्ज करते हैं डिले पेमेंट लेट करने पर, तो वो गुड्स की वैल्यू में ऐड होगा। पर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने वेव ऑफ कर दिया, मतलब छोड़ दिया इंटरेस्ट, तो नहीं ऐड होगा। सिंपल, आपने लिया ही नहीं ना पैसा, तो क्यों ऐड करेंगे जीएसटी वाले। अगर आप बाहर से लेते तो वो ज़रूर ऐड करते। मान लो ये लाइन नहीं लिखी होती यहाँ तक, केवल इतना ही लिखा होता 45 दिन, तो आप 30 दिन तक तो कोई ब्याज नहीं देना था, आपको लिखा है साफ साफ इंटरेस्ट फ्री है। पर 30 दिन के बाद से आपको 1% पर मंथ ब्याज देना होगा, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 45 दिन लेट हुए तो 45 दिन में से 30 दिन तो हट जाते,
तो 15 दिन लेट हो गए तो 1% आपको ब्याज देना होता है, सिंपल, ठीक है। तो 1% निकाल लेते गुड्स की वैल्यू का 9,50,000 का 1% आप निकालते 9,500 इंटरेस्ट आपको देना होता, पर यहाँ पे आपने वेव ऑफ कर दिया, इंटरेस्ट छोड़ दिया तो नहीं छोड़ेगा। मैसेज एसक्यू लिमिटेड रिसीव 50,000 सब्सिडी फ्रॉम वन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन सेल ऑफ सच मशीन। आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के अलावा किसी भी पर्सन से कोई सब्सिडी मिलती है तो ऐड होगी, तो ये एनजीओ से मिली तो ये ऐड होंगे 50,000। दिस सब्सिडी वॉज नॉट लिंक टू द प्राइस ऑफ मशीन, नॉट पर यहाँ लाइन पड़ी, दिस सब्सिडी वॉज नॉट लिंक टू द प्राइस ऑफ मशीन, पर ये जो सब्सिडी मिली है ये मशीन के लिए नहीं मिली है, तो ये मशीन के लिए नहीं मिली है तो क्यों लेस होगी या ऐड होगी, इसका मशीन से कोई लेना देना नहीं है। ऑल्सो नॉट कंसिडर द लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट प्राइस में कंसिडर भी नहीं है, तो इसे ऐड नहीं करेंगे आप। आपने पढ़ा था कि अगर कोई सब्सिडी आपको मिलती है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए तो ही वो ऐड होगी, पर क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि जो सब्सिडी मिली है उसका आपके प्रोडक्ट से कोई लेना देनी हो, किसी और पर्पस के लिए मिली होगी तो वो यहाँ पर ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट है ACD लिमिटेड डिडक्टेड डिस्काउंट 15,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच वाज नॉट एन एग्रीमेंट। आपने पेमेंट करते समय 15,000 रुपये का डिस्काउंट और दिया है पर वो एग्रीमेंट में नहीं था, तो आपने पढ़ा था कि अगर पोस्ट डिस्काउंट आप देते हैं, बेचने के बाद कोई डिस्काउंट देते हैं तो उसके लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, पर यहाँ एग्रीमेंट था ही नहीं तो ये डिस्काउंट लेस नहीं होगा। ACD लिमिटेड कलेक्टेड 9,500 TCS अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स। आपने पढ़ा था अभी TCS पर कोई GST चार्ज नहीं होगा, इसे गुड्स और सर्विस की वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा, तो आपका आंसर होगा कि केवल ये म्युनिसिपल टैक्स और फ्रेट चार्जेस ही जोड़ रहे और टोटल 10,60,000 आ गया। नेक्स्ट ग्रीन 2001 जनवरी में क्वेश्चन है, ग्रीन एग्रो सर्विसेज आर रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी की रिसिट आपको दे रखी है, ठीक है, ग्रॉस रिसिट दे रखी है। सर्विस रिलेटिंग टू रियरिंग ऑफ शिप्स, आपने पढ़ा था रियरिंग ऑफ हॉर्सेस के लिए अगर आप कोई रियरिंग एक्टिविटीज़ देते हैं तो वो टैक्सेबल है, पर ये शिप्स है, कोई लाइव स्टॉक के लिए आप रियरिंग एक्टिविटी दे रहे हैं तो ये एग्जेम्प्ट है, इस पर GST नहीं लगेगा, आपने एग्जेम्पशन लिस्ट में पढ़ लिया था। हाँ, अगर ये हॉर्सेस होते तो आपको पेमेंट करना होता। सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेज, ये टैक्सेबल होगा, इस पर आपको GST देना होगा क्योंकि हॉर्सेस के लिए कर रहे हैं, और किसी लाइव स्टॉक के लिए करते तो एग्जेम्प्ट हो जाता। प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी, आप देखिए शुगर केन गन्ने से गुड़ बना रहे हैं तो आपने बेसिक कैरेक्टर चेंज कर दिया, तो ये कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, अब गुड़ को गन्ना नहीं बोला जाएगा तो ये टैक्सेबल होगा। अगर आपने पढ़ा था कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है आप जिसका एसेंशियल कैरेक्टर आप चेंज नहीं करते हैं और उसे एज इट इज़ बेचते हैं तो कोई GST आपको नहीं देना होगा, पर यहाँ तो एसेंशियल कैरेक्टर ही आपने चेंज कर दिया, गुड़ को गन्ने को गुड़ में बदल दिया तो उस पर तो आपको GST देना होगा। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ये भी टैक्सेबल होगा। आपने पढ़ा था राइस पर अगर बेचेंगे, उगा कर बेचेंगे तो लगेगा, तो मिलिंग ऑफ पैडी का मतलब होता है कि आप राइस उग चुके हैं, कल्टीवेशन हो चुका है, उसमें से आप कचरा साफ करके राइस को अलग कर रहे हैं, तो ये फैसिलिटी कल्टीवेशन के बाद दे रहे हैं, उगने के बाद दे रहे हैं, तो ये टैक्सेबल होगी, इस पर आपको GST देना होगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन या फर्मेंटिंग की सर्विस, वेयर हाउस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आपने पढ़ा था कि वेयर हाउस में किसान कोई रखवाता है सामान, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रखवाता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, इस पर कोई GST चार्ज नहीं किया जाएगा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है स्पेसिफिकली, ठीक है। ऑल द रिसिट आर एक्सक्लूसिव GST, इन वैल्यू में GST इंक्लूड नहीं था, तो बस आपको एग्जाम में ये सब लिखने, इनके रीज़न जो है आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और नीचे नोट डाल के भी लिख सकते हैं कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ ऐड की है तो क्यों की है और ऐड नहीं की है तो क्यों नहीं की है। जैसे मिलिंग ऑफ पैडी राइस में लिखा हुआ नॉट एग्जेम्प्ट इन दिस प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट आफ्टर कल्टीवेशन, उगने के बाद चावल उग चुका है, उगाने के लिए चावल को जो भी फैसिलिटी देते हैं वो एग्जेम्प्ट होती है। इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन प्लांट एंड ऑल्सो चेंज द एसेंशियल कैरेक्टर पैडी। ये पैडी पहले जो चावल जो पैड कचरे में बंद होता है उसे पैडी बोलते हैं, फिर आप उसको पील कर देते हैं, छील देते हैं, कचरे को साफ कर देते हो, राइस बन जाता है, तो ये प्रोसेस एग्जाम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, मैसर्स ABC लिमिटेड आर रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग सर्विस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में सर्विसेज दी गई हैं। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ फ्रॉम होम टू कॉलेज एंड बैक टू कॉमर्स कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइडिंग डिग्री कोर्सेज इन BBA MBA BCom। आपने एजुकेशन सर्विसेज में पढ़ा था एग्जामिशन में कि अगर किसी स्कूल को आप सर्विसेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हैं, स्कूल या प्री स्कूल 12th क्लास तक के स्कूलों को बच्चों को लाने छोड़ते हैं घर से स्कूल या स्कूल से घर तक, या उनके स्टाफ को स्कूल से घर या घर से स्कूल तक, तो नहीं लगता GST, पर ये तो कॉलेज है और कॉलेज के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एग्जाम नहीं है, ये टैक्सेबल होगा, इस पर GST देना होगा तो इसे प्लस करेंगे।
ऑनलाइन मंथली मैगजीन कंटेनिंग क्वेश्चन बैंक एंड लेटेस्ट अपडेट इन लॉ स्टूडेंट ऑफ पीको लिमिटेड कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्स LLB एंड LLM। तो ये डिग्री रिकॉग्नाइज डिग्री आपने पढ़ा था। ऑनलाइन जर्नल अगर आप आफ्टर 12 अप टू 12 क्लास तक देंगे तब तो टैक्सेबल होगा। 12 के बाद किसी पर्टिकुलर डिग्री के लिए देते हैं जो रिकॉग्नाइज डिग्री है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ तो आप डिग्री के लिए दे रहे हैं, LLB स्टूडेंट को दे रहे हैं तो ये एग्जेम्प्ट है। ऑनलाइन जनरल मैगजीन हाउस कीपिंग सर्विस टू टी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने पढ़ा था। हाउस कीपिंग सर्विसेज अगर आप देते हैं किसी स्कूल को, ठीक है, अप टू 12 का तो वो एग्जेम्प्ट होती है। पर यहाँ तो आप किसको दे रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को, तो ये टैक्सेबल होगा, ये एग्जाम नहीं है। सिक्योरिटी सर्विस टू एन हायर सेकेंडरी स्कूल, ये एग्जेम्प्ट होगा। सिक्योरिटी सर्विस किसी स्कूल को दे रहे हैं तो ये एग्जेम्प्ट है, ये नहीं जुड़ेगा। सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर टू स्टूडेंट बाय ऑफ ABC मेडिकल कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्स रिकॉग्नाइज बाय लॉ इन मेडिकल फील्ड। आपने पढ़ा था कि अगर आप 12th क्लास तक खाने पीने की फैसिलिटी देते हैं तब तो GST नहीं लगेगा, पर 12th क्लास के बाद आप दे रहे हैं तो इस पर GST चार्ज होगा, ये ऐड होगा, ठीक है। ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव GST, इन सब में GST इंक्लूड नहीं है। अच्छी बात है, इंक्लूड होता तो हटाना पड़ता, GST पे दोबारा GST थोड़ी लेंगे, तो ये आप लिख देंगे। और एग्जाम में आपको इन सब के रीज़न लिख के आने होंगे कि पर्टिकुलर कोई वैल्यू आपने ऐड की है तो क्यों की है, ऐड नहीं की है तो क्यों नहीं की है। नेक्स्ट एग्जाम 22 मई में क्वेश्चन आया हुआ है। XYZ लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय ABC लिमिटेड, ठीक है। आपने ये सर्विसेज दी हैं, पर्टिकुलर दे रखा है, अमाउंट है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव टैक्स एंड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस दे रखा है, इसमें किसी भी तरह का टैक्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है, 50,000। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड, टैक्स आपने पढ़ा था GST के अलावा किसी और नाम से टैक्स लग रहा है तो ऐड होगा, तो इसे गुड्स की वैल्यू में ऐड किया जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड लिस्ट प्राइस, पैकिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस, कोई भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो भी ऐड होंगे गुड्स की वैल्यू पे, ये भी ऐड होगा। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम NGO डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, आपको किसी गवर्नमेंट के अलावा किसी और से अगर सब्सिडी मिलती है, ठीक है, आपने पढ़ा था गवर्नमेंट के अलावा किसी और से सब्सिडी मिलती है तो उसे ऐड किया जाएगा। पर क्वेश्चन बोल रहा है इंक्लूड इन द लिस्ट, ये ऑलरेडी इंक्लूड है प्राइस में तो डबल ऐड नहीं करेंगे। अगर ये इंक्लूड नहीं होती तो हम इसे ऐड करते हैं, पर यहाँ क्वेश्चन साफ साफ बोल रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से प्राइस में इंक्लूड है तो इसे घटाया नहीं जाएगा, ऑलरेडी इंक्लूड रखा जाएगा। कोई गवर्नमेंट से मिलती तो हम लेस करते, पर ये गवर्नमेंट के अलावा किसी और बंदे से मिली है तो ये ऐड होगी, और ये ऑलरेडी ऐड है तो दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। पेड टू वन ऑफ वेंडर और बाय ABC लिमिटेड इन रिलेशन टू सर्विस प्रोवाइड बाय वेंडर टू XYZ, अभी आपने पढ़ा था कि बायर आपके बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है तो वो वैल्यू भी ऐड होगी। तो बायर ने आपके बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है तो ये वैल्यू भी गुड्स की वैल्यू में ऐड की जाएंगी, 2000 रुपये। XYZ लिमिटेड ऑफर 2% टर्नओवर डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस आफ्टर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ ABC लिमिटेड, दिस डिस्काउंट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, आपने इसके लिए कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया था तो लेस नहीं होगा। आपने पढ़ा था कि अगर किसी वो डिस्काउंट तभी लेस होगा जब कोई एग्रीमेंट आपने किया हो, पर साफ साफ लिखा हुआ है डिस्काउंट के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं था, पता ही नहीं था डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो इसे लेस नहीं किया जाएगा। आप वही डिस्काउंट लेस किया जाएगा जिसके लिए आपने एग्रीमेंट किया हो बेचते समय, जो पता हो आपको कितना डिस्काउंट आप देंगे बायर को बेचने के बाद। ABC लिमिटेड डिले पेमेंट ऑफ एंड पेड 5000, आपने पढ़ा था अगर डिले चार्जेस आप लेते हैं बायर से, कोई फाइन पेनल्टी लेते हैं तो ऐड होगा, तो 5000 रुपये ऐड होंगे इंक्लूडिंग GST, पर इसमें GST ऑलरेडी इंक्लूड है। तो देखिए 18% GST इंक्लूड है, तो 5000 वैल्यू माना बेचने से पहले विदाउट GST 100 रुपये थी वैल्यू, इस पर 18% GST दिया 18, तो यानी ये चीज़ 118 के इक्वल हो गई क्योंकि इसमें GST ऑलरेडी इंक्लूड है। तो बेचने से पहले वाली वैल्यू क्या होगी, इंटू 100, क्योंकि हमें बिफोर GST वैल्यू निकालनी होगी ना GST लगाने समय। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब विदाउट GST वैल्यू बतानी, और इस 5000 रुपये में GST ऑलरेडी इंक्लूड है। तो लेट सपोज GST बेचने से पहले, GST लगाने से पहले वैल्यू 100 रुपये थी, उस पर 18% GST लगा होगा, तो बेचने के बाद वैल्यू 118 हो गई, यानी ये जो 5000 रुपये 118 के इक्वल हैं। जब ये चीज़ 118 के इक्वल है तो बताइए 100 रुपीज़ कितनी है, बेचने से पहले वाली चीज़ कितनी है, तो 100, तो आप कितने रुपये वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 4237, क्योंकि इसमें GST इंक्लूड है इसलिए ऐसा करना पड़ा। अगर GST इंक्लूड नहीं होता तो पूरे 5000 रुपये पर ऐड करते। क्लियर। नेक्स्ट 2023 मई में आया हुआ है, मिस्टर जयेश रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मुंबई receive the following amount in respect of the various activities undertaken by him during the month of October 2023। आपको बताने किस वैल्यू पे GST लगेगा किस पे नहीं लगेगा, ठीक है। कमीशन रिसीव एज ए रिकवरी एजेंट फ्रॉम अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, आपने पढ़ा था रिवर्स चार्ज लगेगा कि अगर आप रिकवरी एजेंट हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस देते तो आपको नहीं देना है GST, उस बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही देना होगा GST, तो इस पर नहीं देंगे आप GST क्योंकि रिकवरी एजेंट है आप, तो रिवर्स चार्ज लगेगा वो सामने वाली कंपनी ही देगी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ही देगी। एक्शनेबल क्लेम रिसीव फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस डेटा, आपने पढ़ा था सारे एक्शनेबल क्लेम पर नहीं लगता है GST, केवल लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम्स, इन पे ही GST लगेगा। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और ऑनलाइन
जो गेम्स होते हैं इन पे लगेगा। तो ये नॉर्मल कोड बिजनेस है, यहाँ कहीं नहीं लिखा है लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग है, तो ये भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल डांस इन वन प्रोग्राम। आपने पढ़ा था अगर आप कोई क्लासिकल डांस या फोक डांस परफॉर्म करते हैं और एक बार में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं तो एग्जेम्प्ट होगा। पर यहाँ तो आप 1,74,500 ले रहे हैं तो ये टैक्सेबल होगा, इस पर आपको जीएसटी देना होगा। अगर 1.5 लाख रुपए तक होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। बिजनेस असेट ओल्ड कंप्यूटर गिवन टू अ फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री में दे रहे हैं अपने बिजनेस के कंप्यूटर फ्रेंड को। मार्केट वैल्यू है कंप्यूटर की 51,000। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल ऑन सच कंप्यूटर व्हेन यूज फॉर बिजनेस। आपने कोई आईटीसी का क्रेडिट नहीं लिया था। शेड्यूल 1 आपको याद आ रहा होगा, शेड्यूल 1 में आपने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट पैरा 1 की अगर कोई बिजनेस की असेट है जिसपे आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हैं और वो आप किसी को फ्री में भी देते हैं तो आपको जीएसटी देना होगा। अगर आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हैं तो, पर क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ही नहीं लिया तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, इस पे जीएसटी नहीं देना होगा। नेक्स्ट, consideration received for 1 month rent from a registered person, individual person for renting of residential dwelling for use as resident। आपने पढ़ा था अगर आप किसी को रहने के लिए देते हैं, अपना मकान रहने के लिए देते हैं, चाहे सामने वाले के पास जीएसटी नंबर है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, अगर किसी पर्सन को आप रहने के लिए अपना मकान देते हैं तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ तो आप रहने के लिए दे रहे हैं, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इनपुट सर्विस आपने खुद सर्विस दी है। पेड टू एन अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, आपने किसी अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस दी है फॉर वेरियस कंसाइनमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। आपने काफ़ी सामान भेजा है। ईच इंडिविजुअल कंसाइनमेंट एंड सिंगल कैरेज वॉज ₹1415। आपने जो एक बार में जो सामान भेजा है उसकी वैल्यू 1450 रुपये से कम है, पर यहाँ 750 रुपये की एग्जेम्पशन मिलती। अगर आपने पढ़ा था एक तो 750 रुपये होते हैं, एक 1500 रुपये होते हैं। अगर डिफरेंट लोगों का सामान ले जा रही है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और तो 1500 रुपये से ज़्यादा का किराया चार्ज नहीं कर रही एक सिंगल कैरेज में तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर एक ही बंदे का सामान ले जा रही है तो 750 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर रही है तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर यहाँ पे आपके ही सामान ले जा रही है एक सिंगल कैरेज में, पर यहाँ पे आपसे 1450 रुपये से ज़्यादा 1450 रुपये से कम चार्ज किया, इट मीन 750 रुपये से तो ज़्यादा चार्ज की ना। एक सिंगल पर्सन का अगर सामान ले जाती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और एक बार में वो 750 रुपये से ज़्यादा नहीं चार्ज करती है तो जीएसटी नहीं लगता है। और अगर एक डिफरेंट लोगों का सामान ले जा रही है गुड्स, समझो मेरा भी ले जा रही है कुछ सामान, किसी और का भी ले जा रही है गाड़ी में रख के, तो 1500 रुपये की लिमिट देखी जाती है। तो यहाँ तो आपकी बात हो रही है केवल आपका सामान लेके गई है और एक सिंगल कैरेज में 1450 रुपये से ज़्यादा का किराया नहीं लिया, इतनी 750 तो ज़्यादा का लिया ना किराया, तो ये एग्जाम नहीं होगा, इस पर टैक्स देना होगा। तो ये पूरे 15,100 रुपये। और रिवर्स चलेगा, आपने पढ़ा था किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो रिवर्स चार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और वैसे भी वो अनरजिस्टर्ड है और आप रजिस्टर्ड है तो आपको ही देना होगा जीएसटी उसके बिहाफ पर। ऑल अमाउंट स्टेटेड अबव इन बोथ द टेबल एक्सक्लूसिव जीएसटी इंक्लूड नहीं है वैल्यू में, अच्छी बात है, अगर इंक्लूड होता तो हटाना पड़ता। एग्रीगेट टर्नओवर है मिस्टर जयेश का प्रीवियस ईयर का 42 लगी। एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर का क्यों बता रखा है कि ये कॉमन सेंस। आपने पढ़ा था कि अगर आप सर्विस देते हैं और आपका टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस कर जाता है लास्ट ईयर, या गुड्स बेचते हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस कर जाता है तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली लाइन ये बता रही है कि आपका टर्नओवर लास्ट ईयर 40 लाख से ज़्यादा है, इट मीन्स आपके पास जीएसटी नंबर होगा, आप रजिस्टर्ड होंगे। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट 2023 नवंबर में आया है। मिस्टर धवन एन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ अहमदाबाद गुजरात, आपके पास जीएसटी नंबर है। रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट टुवर्ड्स रेंडरिंग ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज, आपने सेम स्टेट में सर्विसेज दी हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू होली फाउंडेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस। आपने पढ़ा था अगर आप कोई हाउसकीपिंग सर्विसेज देते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं अप टू 12th स्टैंडर्ड प्री स्कूल वालों को, या सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल अप टू 12th स्टैंडर्ड तक, तो एग्जाम्प्ट होता है, पर वो स्कूल प्रीमाइसेस में ही देनी होगी। पर ये सर्विसेज आपने स्कूल प्रीमाइसेस के बाहर जाके दी हैं तो ये एग्जाम नहीं होगी, इन पे जीएसटी देना होगा, ये ऐड होंगी आपको जीएसटी देते समय, इस वैल्यू पे जीएसटी देना होगा। हाँ, अगर आप प्री स्कूल को देते हैं और उसके प्रीमाइसेस में देते, उसकी बिल्डिंग में या उसकी जगह पे सर्विस देते तो ये एग्जाम्प्ट हो जाती। अमाउंट रिसीव एज एन ऑनरेरियम फॉर अ पार्टिसिपेशन गेस्ट ऑनर ऑन अपना टीवी इन रिलेशन टू ऑफ डिबेट, किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं तो ये टैक्सेबल होगा। कोई आपने पढ़ा था कोई आर्ट, कोई फोक डांस करते हैं, कोई क्लासिकल डांस करते हैं, कोई बैलेट करते हैं और एक बार में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कंसेशन चार्ज नहीं कर रहे तो एग्जाम्प्ट होता है। पर ये तो कोई डिबेट में पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं, कोई फोक या क्लासिकल डांस को या प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो ये टैक्सेबल होगा।
नेक्स्ट है, आपने ये पॉइंट पहले बताया, तो आपने पढ़ा था कि अगर बसें जो नॉन एसी बसें होती हैं जो रोड पे चलती हैं जिनमें पैसेंजर इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, तो नॉन एसी बसों पे किसी तरह का जीएसटी नहीं लगता है, एक्सेप्ट वो टूरिज्म को प्रमोट नहीं करती हूँ और वो कोई चार्टर्ड प्राइवेट पर्सन ने हायर नहीं की हो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। यानी जो रूट होगा वो आप डिसाइड करेंगे ना कि भाई आपका इस कॉलोनी से इस कॉलोनी तक आपकी बसें चलती हैं, इस जगह से इस जगह तक बसें चलती हैं, रूट आप डिसाइड करेंगे। अगर रूट सामने वाला डिसाइड कर रहा है जिसने आपकी गाड़ियाँ किराए पे ली है, पर्टिकुलर रूट वो बताएगा कैसे कौन से एम्प्लॉय को कब कहाँ छोड़ना है, तो जीएसटी यहाँ पे चार्ज होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट है। सम रिसीव एज हायरिंग चार्जेस फॉर प्रोविजन ऑफ नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट, नॉन एसी है तो वैसे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय टू एंड फ्रॉम द वर्क ऑफ टू मैसर सिद्धि प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, अगर यहीं तक लिखा होता ना तो एग्जेम्प्ट होता, ठीक है। पर आगे क्या, सच हायरिंग इज फॉर 3 month यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इज एट द डिस्पोजल ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी डिसाइड करेगी कैसे किस एम्प्लॉय को कहाँ से लाना है कैसे छोड़ना है, रूट आप डिसाइड नहीं करेंगे, कस्टमर एंड रेसिपिएंट जो बायर है आपसे सर्विस ले रहा है वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा इस वैल्यू पे। क्लियर। अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग इन रिक्रिएशन एक्टिविटी ऑफ म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक के लिए रिक्रिएशन एक्टिविटी दे रहे हैं। तो आपने पढ़ा था कोई ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट है जो किसी स्पोर्ट म्यूजिक को बढ़ावा दे रहा है, तो वहाँ एग्जेम्पशन मिलेगी। पर यहाँ पे तो आप इंडिविजुअल हैं, कोई ट्रस्ट नहीं है, तो आप किसी म्यूजिक या फोक डांस को बढ़ावा भी देंगे, कोई रिक्रिएशन एक्टिविटी भी करेंगे, तो वो आपके लिए एग्जाम नहीं है, यहाँ टैक्सेबल होगी। ट्रस्ट होता तो एग्जेम्प्ट होती। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट टू मिस्टर साहिल प्रोप्राइटर ऑफ मैसर दयाराम एंड सन्स आर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन रेजिडेंस। अभी आपने पढ़ा था कि किसी को रहने के लिए आप मकान देते हैं, चाहे सामने वाले के पास जीएसटी नंबर हो या ना हो, वो एग्जेम्प्ट होगा। तो आप रहने के लिए दे रहे हैं ना उसको मकान, बिजनेस करने के लिए नहीं दे रहे। हाँ, अगर ये रूल है कि अगर आप किसी पर्सन को अपना मकान किराए पे देते हैं और वो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो आपके मकान में बिजनेस करेगा, तो फिर रिवर्स चार्ज लगता है, उसको जीएसटी लगेगा उस पर। तो पर यहाँ पे आप रहने के लिए दे रहे हैं, तो सामने वाले के पास चाहे जीएसटी नंबर हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो अब तक के एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।